इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 5 यात्रियों का नजरिया भाग 5। इसमें हम भाग 4 से जहां पर छोड़े थे वहीं से इसका शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय की बर्बादी न करके हम इसका आरंभ करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह नहीं बोलता कि राज्य ही सारा भूमि का एकमात्र स्वामी था। कोई भी दस्तावेज नहीं था। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भू राजस्व को रजत्व का परिश्रमिक बताता था। मतलब बताता था कि जो इतिहासकार जो था 16वीं सदी में, वह बताता था कि भूमि जितनी भी थी वो राज्य की संपत्ति नहीं थी, लेकिन राज्य के लिए भूमि था, राज्य के मेहनत के लिए भूमि था। जो राजा राजा क्या नाम है जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले में की गई मांग प्रतीत होती थी। यहाँ पर बताया जाता है कि जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले में कई मांग प्रतीत होती थी। बाकी सब जमीन उन सब लोगों का होता था, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। अपने स्वामित्व वाले भूमि पर लगान नहीं देना है, मैं आपको सुरक्षा देता हूं, बस उसका पैसा मुझे दे देना। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री जितने भी हुआ करते थे ऐसी मांगों को लगान मानते थे। क्या मानते थे? लगान मतलब कर मानते थे उसको, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी। लेकिन असल में देखा जाए तो यह न तो लगान था, न ही भूस्वामी था, न ही भूमि कर था, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। केवल उपज पर, आप जो भी उगाते हो उस पर लगने वाला वह टैक्स था एक तरीके का। अधिक जानकारी के लिए अध्याय 8 जब पढ़ोगे, अध्याय 8 में है किसान, जमींदार और राज्य, तो इसमें समझ में आएगा कि क्या लगान था, क्या भूमि कर था, क्या उपजने के बाद क्या आपका उसमें से कर लिया जाता था, ये सब। तो बर्नियर था, तो बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दियों से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। पश्चिम के जितने भी विचारक थे उनको प्रभावित किया। और उदाहरण के लिए देखा जाए तो फ्रांसीसी दार्शनिक मेंटेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। मतलब पूरब के निरंकुशवाद का जो सिद्धांत था उसको विकसित करने के लिए इस वृत्तांत का इस्तेमाल उसने किया कि पूरब में किस तरह निरंकुशवाद चल रहा है, निरंकुशता चल रहा है, निरंकुश शासन चल रहा है, जिसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध्य प्रभुत्व का उपयोग करते हैं। मतलब बिना कोई बाधा का उन पर पूरा अधिकार का उपयोग उस पर कर देते हैं कि भैया तुम्हारे पर पूरा अधिकार मेरा है। और प्राच्य का अथवा मतलब हो जाता है पूरब के तरफ, जिसे दास्ता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता है, और इसी तरह दास्ता और गरीबी की रेखाओं में उन लोगों को रखा जाता है। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। जितना भी जमीन है राजा का ही हक होगा, बाकी किसी का नहीं। ये सब माना जाता था यहाँ पर। तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी उस समय। और इस दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए तो राजा और उसके अमीर वर्गों को छोड़ दिया जाए, राजा और उसके अमीर वर्गों को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था, बाकी लोग नहीं कर पाते थे। केवल राजा और उसके सटे हुए जितने भी अमीर लोग होते थे वो अच्छे तरीके से रहते थे, लेकिन बाकी लोग किसी तरह गुजर बसर कर पाते थे। बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है। तो हमने यहाँ पढ़ा ना, अब देखते हैं इधर 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्कस ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। और उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देश, एशिया में जितने भी देश आते हैं उसमें उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता है। जितना भी जमीन होता है, जितना भी व्यापार होता है, उस पर सारा अधिग्रहण कौन करता है? राज्य करता है, राजा करता है। इससे एक ऐसा समाज का उद्भव हुआ, एक ऐसा समाज सामने आया जो बड़ी संख्या में स्वायत्तता तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से
बना था। जो इसको सह नहीं पाते थे और कुछ लोग इसमें फंड करते थे, तो समतावादी जो सह सकें, जो सह नहीं सकते थे लेकिन सह सकें, वैसे ग्रामीण समुदायों से ये बना था। और इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था। और ये जितने भी ग्रामीण समुदाय होते थे उस पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था। राजकीय दरबार उनसे जो करवाए करना ही है। और जब तक अधिशेष की आपूर्ति, जब तक उनकी मांगों की पूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, जब तक इसका स्वैतता का सम्मान किया जाता था। जब तक आप उसको सम्मान करोगे, इज्जत दोगे, तब तक वो आपको मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। यह एक ऐसा प्रणाली था जब कभी खत्म नहीं होने वाला था, जो खत्म ना होने वाला प्रणाली था। लेकिन आज के समय में यह प्रणाली खत्म हो चुका है। लेकिन आज भी आप देखोगे तो अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, मिडिल क्लास एक बीच वाला आ गया है। बिचवनिया में आ गया है कौन? मिडिल क्लास परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, मध्य वर्गीय लोग, जिसमें हम लोग भी आते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं आते, हम लोग भी आते हैं। मतलब हमारे पास फोन है, टीवी है, लैपटॉप है, मतलब हम मध्य वर्गीय परिवार के हिस्सा है। जिसके पास मोबाइल नहीं है वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। यूरोप के लिए एक चेतावनी क्या है? बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो, अगर वर्नियर चेतावनी देता है कि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण करता है तो, चाहे किया तो क्या होगा? उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरीके से जूते और बसे हुए हैं। क्या नाम है? जूते और बसे हुए, इतनी अच्छी तरीके से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसे कि हम उन्हें देखते हैं। तो उनका खेत जुता हुआ है, उनका इलाका बसा हुआ है, अच्छी तरीके से वहां पर सब चीज है, लेकिन ऐसे ही नहीं रहेंगे जैसा सब लोग भारत के बारे में सोचा था। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राजसी ढंग से सेवा हो और वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थलों से भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे। मतलब उनका विचार था कि ऐसा ही चलता रहा तो भारत के सब राजा भिखारियों का राजा कहलाएंगे, रेगिस्तानों के राजा कहलाएंगे, केवल ऐसा ही राजा बनकर रह जाएंगे जैसे कि वह जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है। ठीक है, मुगल शासक सब भिखारी के राजा बनकर रह जाएंगे अगर ऐसा चलते रहा जैसा वो लोग चला रहे हैं। हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे। मतलब ऐसा हम कुछ समय में पाएंगे कि उस शहर में नहीं रहा जा सकता, तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीवनों उद्धार की किसी को चिंता नहीं है कि कोई जिएगा कैसे, उसके बारे में चिंता कोई नहीं कर रहा है। व्यापक टीले जो पहाड़ी है, झाड़ियां अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया है कि भारत का ज्यादा से ज्यादा जमीन रेगिस्तानी था, उस पर बहुत ज्यादा पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़ी है, झाड़ियां हैं और घातक दलदल हैं। भारत में बहुत दलदल हुआ करते थे, जहां पैर रखो गप से न चलोगे नीचे। नहीं बचाओ, कोई बचाया तो बचाया, नहीं बचाया तो गए राम भरोसे। तो यह इसे ही प्रकार के यहाँ पर बताया गया है जैसा आपने ऊपर पढ़ा है। आगे चलोगे तो आप अध्याय 8 और अध्याय 9 में पढ़ोगे। बर्नियर सर्वनाश के दृश्य का चित्रण किस प्रकार करता है, जब आप अध्याय 8 और 9 देखेंगे तब उसमें इसका विवरण पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग। परंतु देखा जाए तो जैसा कि हम देखेंगे अध्याय 8 में, ग्रामीण समाज का यह जो चित्रण है ना, सच्चाई से बहुत दूर था। कहाँ था? सच्चाई से बहुत दूर था। बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चित्रीकृत रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। सामाजिक और आर्थिक विभेद बहुत ज्यादा था। किसके? इन सब समाजों के अंदर में, गरीब समाज और अमीर समाज के अंदर में। और भारत में ऐसा चलता था। एक और देखा जाए तो बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्च अधिकारों का उपयोग करते थे और जमींदारों के पास ही सब जमीन होता था।
और दूसरी ओर देखा जाए तो अस्पृश्य, भूमिहीन, भूमि बहीन श्रमिक मतलब बालाहार हुआ करते थे, जिसके पास भूमि नहीं होता था, भूमि विहीन मजदूर, चाहे भूमि विहीन किसान जिसके पास जमीन ना हो। एक तरफ जमींदार जिसके पास बहुत जमीन है, एक तरफ किसान जिसके पास कोई जमीन नहीं है। तो इन दो वर्गों में बटा हुआ है भारत का समाज। तो बर्नियर ने ऐसा बोला, ऐसा नहीं है कि वो बोला होगा तो गलत बोला होगा, वो जानकर ही बोला ना। और उसके बीच में बड़ा किसान था, एक बड़ा किसान भी था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था। और जो बड़ा श्रम था वो किराए पर मजदूरों को रखता था, काम करवाता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था, हमेशा माल उत्पादन में लगा रहता था। साथ ही देखा जाए तो अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे। क्या थे? छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर सकते थे। छोटा किसान मुश्किल से अपना जीवन बिताने के लिए उत्पादन कर सकते थे, नहीं तो सारा जमीन का जितना भी अनाज निकलेगा वो सब बड़ा किसान, नहीं तो जमींदार को तो दे ही देना है, जाओगे किधर। आगे पढ़ेंगे हम एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई मतलब समाज में वो कौन सा सच्चाई है जो सबसे जटिल थी उस समय। चलिए देखते हैं नीचे। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तमन्नता स्पष्ट है। यहाँ पर बताया जाता है कि हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की ये जो तमन्ना है ना, तमन्नता स्पष्ट है, साफ साफ दिखाई देता है, इसको निरंकुश रूप दे ही देंगे। लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है। कौन सा? उदाहरण पर जाएंगे तो हम उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास, जो भी शिल्पकार हैं, उनके पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। अपने उत्पाद को कैसे ज्यादा अच्छा बनाएं, इसके पास मतलब उनके पास कोई प्रोत्साहन था ही नहीं, कुछ विकल्प ही नहीं था। जैसा बनाते थे वैसा बिकता था, जैसा बनाएंगे वैसा बिक जाएगा। क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण जो था राज्य द्वारा कर लिया जाता था, जो भी मुनाफा होगा उसमें राज्य को कर देना पड़ता था। इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। क्या था? उदाहरण हर जगह पे पतनोन्मुख था, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो खात्मा, विनाश के नजदीक था। साथ ही में देखा जाए तो कौन बता रहा है? बर्नियर बताता है कि साथ ही में वह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी। मतलब बहुत अच्छा धातु जो था भारत में आता था, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। सोने और चांदी के बदले में वो सब यहाँ पर मंगाए जाते थे और सोने और चांदी देकर ये सब सामान खरीदे भी जाते थे। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न थे, लंबी दूरी के विनिमय से सब लगे हुए थे और उसके अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। यहाँ पर कौन सा? ये शिल्पकारों की डिजाइन। ये सामने एक तस्वीर आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत ये दृश्य बनाया गया है। ये दृश्य क्या है? सोने का चम्मच। ये सोने का चम्मच है जिसमें पन्ने एवं मानिक जड़े हुए हैं। पन्ने मतलब हीरा मोती उसमें लगाया गया है और मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का यह अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता है। ये देख लो आप, चम्मच, सोने का चम्मच। किस चीज का? सोने का चम्मच, जिसमें मनके भी, हीरा मोती भी लगाया गया है। आप भी लगा सकते हो, लगा के दिखाओ। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य यहाँ पर बताया जाता है। बर्नियर के वृत्तांत से लिया गया इस उदाहरण को पढ़िए, जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण यहाँ पर दिया गया है, केवल पढ़ने के लिए है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग्य का, बहुत बड़ा भूभाग्य का अधिकांश भाग जो है अत्यधिक उपजाऊ है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन का कई अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र से भी नहीं उगाई जाती है, जैसे रेशम, कपास तथा नील, कहीं आगे है।
भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहां जनसंख्या परिवर्तन और भूमि पर खेती भूमि पर खेती अच्छी होती है। ये सब यहाँ पर बताया गया है। और जो जो ऊपर बताया गया ना कि बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्य वस्तुओं के संदर्भ में भी जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती थी, उसको उगाकर और यहाँ से व्यापार होता था, मिस्र भेजे जाते थे। जैसे में रेशम, कपास तथा नील कहीं आगे थी। ये तीन चीज बहुत ज्यादा बिकता था, रेशम, कपास और नील। भारत के कई ऐसे भाग्य भी हैं जहां जनसंख्या पर्याप्त है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है और भूमि पर खेती अच्छी होती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, इस पर खेती बहुत अच्छा होता है। महाराष्ट्र में भी है, पूरा बढ़िया से खेती होता है। और जहां एक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, जो शिल्पकार है मूल रूप से देखा जाए तो वो आलसी होते हैं, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचो जरी, किसीदा कढ़ाई में आ जाएगा, थोड़ा अनोखा कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होता है, देश में उसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग होता है, इस्तेमाल किया जाता है और विदेश में निर्यात किया जाता है। और ये सब विदेश में भी भेजे जाते थे। सोने चांदी के वस्त्र, अलग अलग प्रकार के सूती और रेशम के कपड़े, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, गलीचो और सब लोटा, बर्तन सब भेजे जाते थे और उसके निर्माण करने के लिए बाध्य हो जाता है और ये सब उनको बनाना ही पड़ता था। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में पूरे विश्व के सभी इलाकों, सभी भागों में संचलन के पश्चात ये सब संचलन व्यापार चालू हो गया। उसके बाद सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। जब भारत में सोना चांदी लेकर लोग आते हैं यहाँ पर खो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गरीब भिखारी के घर में भी पूरा सोना का ढेर लगा हुआ रहता था। लेकिन आज अमीरों के पास सोना भी ढंग से नहीं होता है जी, गरीबों के पास क्या ढंग से होगा। पहले गरीब लोग ऐसे ही तकिए के नीचे सोना चांदी सब फेंक कर रखते थे, अब अमीर रखते हैं। गरीब के पास उतना रुपया नहीं है, तो पहले गरीब जितना अमीर हुआ करते थे उतना अमीर आज अमीर है। तो ये सब व्यवस्था है भैया, व्यवस्था की वजह से सब बर्बाद हो गया, लुटा गया। राजकीय कारखाने कैसे कैसे सामने आते हैं यहाँ पे। पहले राजकीय कारखाने नहीं, पहले ये बताता हूँ। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, बाकी सब गांव में। 85% गांव में, 15% शहर में, नगर में। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। और जितना यूरोप में जनसंख्या ना हो उससे ज्यादा तो हम लोगों के यहाँ पर नगर में लोग रहते थे। आज 15 करोड़ जनसंख्या है आपको, कहाँ के, यूरोप का। रसिया का समझ लो तो पूरा रसिया का 15 से 20 करोड़, और हम लोग का एक राज्य का जनसंख्या उतना है। तो उन लोगों की खेती बाड़ी बहुत बड़का है, हम लोग को बहुत कम है। और इतने पर भी नहीं, बर्नियर जो था मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था, जहां पर अलग अलग शिविर बनाए जाते थे, जिससे उनका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। और शिविर बनाए जाते थे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, और ये सब फंडिंग पैसा आता था जो राजा करता था। और उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे, मतलब राजकीय दरबार के वजह से ही यह अस्तित्व में आता था शिविर। और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते हैं। और राजा अगर वहां से चल गया और वहां से उनकी पूरे तरीके से देखा जाता है उनका सर्वनाश हो गया, ये जितने भी शिविर थे वो बर्बाद हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, खंडर बन जाते थे। फिर कोई राजा बनवाया तो बनवाया, नहीं तो वैसे ही खंडर पड़े रहेंगे। उसने यह भी सुझाया कि, कौन सुझाया, वर्नियर,
तो बर्नियर उसने यह भी सुझाया कि किनकी सामाजिक और आर्थिक नींव, यहाँ बताया जाता है कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती है। व्यवहार क्या होता है? व्यवहार्य नहीं होती है, इनके सामाजिक और आर्थिक नींव अच्छे तरीके से नहीं होती है, और ये राजकीय प्रश्य या आश्रित रहते हैं। ये राजकीय प्रश्नों, राजकीय व्यवहार और राजकीय धन पर ही आश्रित रहते हैं, इनका अपना कुछ नहीं है। राजकीय कारखाने माध्यम का राज्य के द्वारा चलने वाला कारखाना। संभवतः देखा जाए तो बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यहाँ पर कई स्थानों पर देखा जाए तो बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में देखा जाए तो कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में, एक मास्टर है वहां पर कसीदाकार, तो कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यवस्था से कार्यरत रहते हैं सब कोई, और उन्हीं के अनुसार सब उनके अधीन रहकर कार्य करते हैं और अपना अलग अलग चीज लिखते हैं जो उनको दिया जाता है। और एक अन्य में देखा जाए तो आप सुनारों को देखते हैं। लिखने वाले इतिहासकार तो हो गए, अब शिल्पकार भी हो गए, कार्यशाला भी उनका हो गया। अब देख लो सुनार लोगों का, तो सुनारों को देखते हैं तीसरे में। तो चित्रकार चौथे में देखेंगे तो प्रलक्षा रस का रोगन लगाने वाले। पांचवे से बढ़ई, खरादी दर्जी और जूते बनाने वाले, चमार जिनको बोलते थे, जूते बनाने वाले, कपड़ा सिलने वाले, बढ़ई लोग। छठे में देखेंगे तो रेशम जड़ी तथा महीन मखमल का काम करने वाले आपको दिखेंगे। ये ऐसे ऐसे प्रकार के यहाँ पर वर्ग हुआ करते थे 1 से लेकर 6 तक ले, जहां पर अलग अलग प्रकार के सब श्रेणियां मिल जाती थी। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज सुबह आते हैं। जितने भी शिल्पकार हैं अपने कारखानों में रोज सुबह आएंगे, जहां वे पूरे दिन कार्य करते रहें। पूरा दिन वो कार्य वहां पर काम अपना करेंगे और शाम को अपने अपने घर चले जाएंगे। इस निश्चेष्टा नियमित ढंग से देखा जाए तो उनका समय बीतता जाता है, समय धीरे धीरे उनका बीत जाता है, और कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ है। मतलब बहुत लोग इच्छुक ही नहीं है कि अपने जीवन को सुधार करें। जिस जन्म काल में वो पैदा हुए हैं, जिस श्रेणी में पैदा हुए हैं, उसी श्रेणी में काम करते करते वो मर गए। किसी को इच्छा ही नहीं किया कि उस स्थिति से ऊपर निकले और जिस स्थिति में पैदा लिए उस स्थिति से ऊपर बढ़कर काम करें। आगे देखते हैं, भूस्वामित्व के प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत करता है, जो सरल तो नहीं है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे और उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि, इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यवसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। यहाँ पर ये लोग व्यापारिक समुदाय और जो भी बहुत बड़े बड़े वर्ग के लोग होते थे उनके बारे में यहाँ पर बताता है। इसका अस्तित्व का सूचक, इसमें बंदरगाह नगर, धार्मिक नगर, व्यापारिक नगर, ये सब उसमें हो। यहाँ पर साफ साफ बताया जाता है कि उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थल आदि, इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय तथा व्यापारिक समुदाय और व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है, बस बाकी कुछ नहीं। आगे यहाँ पर देखते हैं तो व्यापारी जो भी होते हैं हमेशा मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंध से जुड़े होते थे। कैसे? वह अपने जाति तथा व्यवसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे हमेशा, चाहे उनका जाति हो चाहे संगठन के अनुसार वो एक जगह पर रहे, लेकिन हमेशा वह व्यवस्थित रहते थे,
व्यवसायिक में जुड़े रहते थे, संगठन में ही अपना जुड़ाव रखते थे। क्योंकि संगठन से जाओगे तो देखो यहाँ पर जाति तथा व्यवसायिक संसाधनों के माध्यम से वह संगठित रहते थे, मतलब जुड़े रहते थे। पश्चिमी भारत में देखा जाए तो ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था। क्या? महाजन मतलब मुखिया। उनके मुखिया को सेठ बोला जाता था। महाजन मतलब आज के समय में मैनेजर, और मुखिया का वो लोग सेठ बोलते थे। तो ऐसे ऐसे नाम से बुलाया जाता था। अहमदाबाद में चले जाओगे तो अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा किया जाता था। जो चेयरमैन हो रहा है व्यापारिक, आज बिजनेस चेयरमैन जो होते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो पहले उनको हिंदी में तो आज भी उनको मुखिया ही बोला जाता है, प्रमुख। तो व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जो ये सब लोग वहां पर आते थे, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर सेठ कहा जाता था। किसको? ये जो मुखिया होता था उसको। किसको? व्यापारिक समुदाय का मुखिया होता था, उसको नगर सेठ के नाम से बोला जाता है। आज उसको मेयर के नाम से भी बोलते हैं। अन्य शहरी समूहों के बारे में देख लें तो व्यवसायिक कार्य, व्यवसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, जिसको हकीम अथवा वैद्य बोले जाते थे, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वस्तुविद, संगीतकार, सुलेख आदि सम्मिलित थे वहां पर। जहां कई राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे, मतलब राज्य के द्वारा दिया गया नौकरी और उनके वेतन पर ही निर्भर रहते थे, और उसी पर निर्भर उनका परिवार भी था। कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। कुछ लोग थे जो आम लोगों के द्वारा दिया गया दक्षिणा, दान दक्षिणा की वजह से ही वो अपना जीवन बिताते थे। आगे पढ़ेंगे महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। इसमें पहले बता दें आपको दासियों के बारे में, क्योंकि महिलाएं तो ठीक है, तो महिलाओं के बारे में ही दासियां, सती तथा श्रमिकों के बारे में बताया जाता है, और केवल महिलाओं के बारे में ही है। दासियां इवन बतूता हमें बताता है कि यह सम्राट्य की आदत है, यह सम्राट्य की आदत है कि हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उनकी अमीरों की मुखबिरी करता है। क्या करता है? अमीरों की मुखबिरी करता है, मतलब उसकी जी हुजरी करता है, बात मानता है। वह महिला सफाई कर्मचारी को भी नियुक्त करता है। क्या करता है? सफाई करने वाली कर्मचारी कौन होगा, उसके बारे में भी नियुक्ति उसी को करना है, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाता है, और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है, दासियों के पास जो भी मिलेगा, जो भी जानकारी उनके पास होगा, और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वे उन्हें दे देती है। और अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक, मतलब कहीं हमला कर रहे हैं, चाहे कहीं अभियान कर रहे हैं, किसी राजा को हरा दिए, तो बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। किसको? दासियों को। यहाँ पे देखो, जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े, वे जो भी यहाँ पर लिखित वृत्तांत छोड़े हैं, सामान्यतः देखा जाए तो पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकार और कभी कभी जिज्ञासा संपूर्ण लगता था। कि उसको एक तरीके से उनकी इच्छा भी होनी चाहिए ना, लेकिन वैसा तो था नहीं। लेकिन उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकार और कभी कभी जिज्ञासा पूर्ण लगता था, कि जिज्ञासा भी हो। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे, कि भैया चलो जैसा है वैसा देखा जाएगा, जो हो रहा है होने दो। उदाहरण के लिए है कि बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुले आम बेचे जाते थे। जिस तरह बाजार में सब्जी बेचे जाते थे, वैसे ही नौकर, चाकर और दास बेचे जाते थे। गुलामों को एकदम सब्जी जैसा बेचा जाता था। 10 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, ऐसे करके बोली लगाए जाते थे। नियमित रूप से देखा जाए तो भेंट स्वरूप दिए जाते थे। और कभी कभी तो जिस तरह हम लोग भेंट देते हैं ना, किसी को गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट के रूप में वो लोग दास को भी दे देते थे। वो तो किसी उठाकर, किसी गुलाम को खरीद कर उसको दे देंगे। आज जमाना वो रहता है तो समझो कि आप लोगों का, हम लोगों का क्या हाल हुआ रहता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम
बेच दिए जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप में भी दिया जाता था। समझ गए। जब इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे थे, जो भेंट स्वरूप इब्न बतूता ने सुल्तान को दिया। किसको दिया? मोहम्मद बिन तुगलक को दिया। जब वह मुल्तान पहुंचा, मुल्तान इलाका है पाकिस्तान में, जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दे दिया। जो भी गवर्नर था उसको किशमिश के साथ क्या दिया? किशमिश के बादाम और एक दास और एक घोड़ा भेंट के रूप में दे दिया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन से इतना प्रभावित और इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके तथा 200 दास दे दिए। और जो ये धर्मोपदेश जो दे रहा था, कौन? नसीरुद्दीन नामक एक धर्मोपदेशक, जब उसको कुछ भी देर मतलब उसको प्रवचन दिया और धर्मोपदेश जब सुनाया तो इतना ज्यादा ये खुश हुआ कि 1 लाख रुपया, वह भी सोने का सिक्का, और 200 दास गिफ्ट में दे दिया। भाई भेंट स्वरूप दे दिया, लो जाओ मौज करो। अब 200 दास को खिलाने में इनका हालत खराब हुआ होगा, और जितना इनको 1 लाख रुपया दिया गया था, चलो इससे कुछ व्यापार किया होगा जिससे आसानी से खिलाया जा सकता है। इब्न बतूता के विवरणों से प्रतीत होता है कि दासों में काफी विभेद था। दासों में बहुत ज्यादा विभेदन तो था ही। सुल्तान की सेवा में कार्य करते हुए कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी। संगीत और गायन उनको आता था, गाना गाना जानती थी, नाचती भी थी, ये सब आता था उनको। और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। नहीं समझे यहाँ पर? इब्न बतूता सुल्तान, तो इब्न बतूता कौन था? लेखक था ना। तो सुल्तान की बहन की जब शादी थी तो वहां पर जब प्रदर्शन हो रहा था, जो वहां पर नाच प्रोग्राम हो रहा था, उसको देखकर बहुत इसको मजा आ रहा था। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था कि अब मेरे सारे अमीरों पर नजर रखो, जो भी खबर होगा मेरे पास पहुंचाओ। ये कर्मकांडा सब चिपकांडा क्या कर रहा है, इसके बारे में जानना जरूरी है मुझे। सती बालिका, यह संभव है कि वर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। कैसे? सती प्रथा। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर क्या देखा? अल्पस्यक विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, केवल 12 वर्ष थी। कितना? 12 वर्ष थी। और उसकी बलि होते हुए देखी, और उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत होती थी। जिंदा थी लेकिन लगता था कि वो मर गई है। और उसके मस्तिष्क की व्यथा जो थी, उसकी मस्तिष्क के व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरीके से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, उसको दबा कर रखे थे, और उन सबके सहायता से उस अनिच्छु पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले जाया गया। जहां पर उसके पति को जलाना था, वहां पर इसको लेकर जाया गया और उसे लकड़ियों पर बैठा दिया गया, और उसके हाथ और पैर जो थे बांध दिए गए ताकि वह भाग ना सके। और उस स्थिति में उस मासूम प्राणी का जिंदा जला दिया गया। उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया वहां पर। मैं अपने भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहल पूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। मैंने अपने क्रोध को बाहर आने से नहीं रोक सका। और नहीं रोक सका तो उसके बाद क्या बोलते होंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो डायलॉग तो वहां पर दिए ही होंगे, बोले ही होंगे। दासों को देखा जाए तो सामान्यतः घरेलू श्रम के अनुसार ही इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरह घर का सामान उस तरह नौकर गुलाम का इस्तेमाल।
और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रुचि से परिहार्य पाया। यहाँ पर दासों का इस्तेमाल इसलिए भी होता था कि जो पुरुष और स्त्री हो गए, उनको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो जो डोली ले जाने वाले लोग थे वही दास हुआ करते थे, जो जिनका काम भी था कि डोली ढो, तो उनसे डोली को ढोवाया जाता था। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता अनुसार घरेलू श्रम के लिए भी थी, और दासों का जरूरत तो भैया घर के कामों के लिए भी था। उनकी कीमत ज्यादा थी नहीं, उस समय दासों इंसान की कीमत ही नहीं थी। आज एक इंसान का कीमत करीबन लाखों करोड़ों में है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी लाखों करोड़ों की संपत्ति है, उसका शरीर का अंग, आज उसको भी लोग खरीद लेते हैं, बेच देते हैं। तो बहुत कम होती थी किसकी कीमत, दासों की कीमत बहुत कम होती थी। और अधिकांशतः देखा जाए तो परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे, कम से कम एक या दो को तो रख ही लेते थे। जो दास को नौकर को रख सकते थे वो एक या दो दास को तो रख ही लेते थे, इतना उनके पास समर्थ होता था। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों जो भी यूरोप से आते थे तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच यहाँ पर भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। उधर के लोग महिलाओं के साथ अलग बर्ताव करते थे, हमारे देश में महिलाओं के साथ अलग बर्ताव होता था। ये उनके लिए भिन्नता का संकेत था, इसको वो लोग मानते थे। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरणों के लिए चुना। और ये यहाँ पर समझना, इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण, बहुत अच्छे तरीके से विवरण करने के लिए चुना था। और उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थीं, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। कुछ जो थी खुशी खुशी मर जाती थी, लेकिन बाकियों को जबरदस्ती जलाया जाता था। किसके वजह से? ब्राह्मणों के वजह से। लेकिन राजा ईमानदार होता ना तो सती प्रथा उस समय चलता ही नहीं। जो ब्राह्मण सती प्रथा कर रहा है, जो बुढ़िया सती प्रथा कर रही है, उसी को आग पथा के जला दो, झंझटी खत्म। लेकिन ऐसा राजा करेता नहीं था। राजा के कान में पड़ेगा, राजा घूमेगा तब ना उसको मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं का जीवन जो है सती प्रथा के अलावा कई और चीजों के चारों ओर घूमता था। कौन कौन चीज थे? उनका श्रम, कृषि, उनका खेती बाड़ी, किसानगिरी तथा कृषि के अलावा होने वाला उत्पादन। कृषि के अलावा जो उत्पादन होता था वो दो, और दोनों में महत्वपूर्ण था महिलाओं का होना। ठीक है। और व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं जो थी, जितनी भी महिलाएं थी, व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं। यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। कौन? महिलाएं। अतः यह संभव, यहाँ पर असंभव, अतः देखा जाए तो यह असंभव लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। महिलाओं को अपने घरों तक उसको बांध कर रखा जाता था, नहीं तो वो बंधने वाली नहीं थी। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की ओर रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। जो भी यहाँ पर आए, महिलाओं के प्रति चाहे जो भी यहाँ पर गतिविधि देखें, जो भी कुछ घटते देखा, उनके बारे में लिखा। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनिच्छु रह जाते हैं। मतलब इच्छा वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, या फिर एक दृष्टिकोण विशेष देखे जाते हैं जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सब चीज याद करके रखना पड़ता है। साथ ही में देखा जाए तो उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं का अनुभव और प्रशिक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात है, पूरा नहीं है। जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्रा की। कौन? महिलाएं। और उन्होंने क्या देखा और क्या सुना? सुदूर क्षेत्रों के लिए
लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजना पूर्वक तरीके से बाध्य केंद्रित करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, योजना पूर्वक तरीकों से यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलो भैया जान लेते हैं उसके बारे में भी क्या क्या होता है। आगे हम जब अध्याय 9 पढ़ेंगे तो उसमें भी समझ में आएगा, 8 पढ़ेंगे उसमें भी, 7 में भी है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, मथुरा से मूर्ति का एक नमूना जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। यहाँ पर देखो आगे आगे राजा चल रहा है, चाहे सेठ चल रहा है, पीछे उसके कुछ सिपाही घुड़सवार, ये घोड़ा से सटा हुआ पालकी, ये पालकी साथ में चल रहा है, इसमें औरतें बैठी हुई हैं घर के, और बाकी सब पीछे से सिपाही सैनिक लगे हुए हैं सुरक्षा के माध्यम से। यहाँ पर यह खत्म होता है, काल रेखा की शुरुआत होती है, कुछ यात्री जिन्होंने वृतांत छोड़ दिए। 973 से 1048 के बीच में मोहम्मद इबन अहमद अब्बू रेहान अल बिरूनी, तो बिरूनी का इतना बड़ा नाम था, जो उज्बेकिस्तान से आया था। 13वीं शताब्दी जो 1254 से लेकर 1323 तक चला था। मार्को पोलो इटली से आया था। 14वीं शताब्दी 1304 से लेकर 77 के बीच में इबन बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। 15वीं शताब्दी मतलब यूरोप से आया था। 1413 से लेकर 1482 के बीच में अबद अल रज्जाक कलाम अल दिन इन इसहाक अल समरकंदी, जो कहां से आया था, समरकंद से आया था। वह थोड़ा नाम बड़ा है इसलिए इनको ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है। 1466 से 72 भारत में बिताए वर्ष। अफनासी निकिचित और निकितेन जो 15वीं शताब्दी यूरोप से आए थे। यह 16वीं शताब्दी में देखो, जो 1518 की बात हो रही है, भारत की यात्रा। दुर्ते बरबोसा मृत्यु 1521 में हो गया, जो पुर्तगाल से था। 1562 मृत्यु का वर्ष। सैदी अली रईस जो तुर्की से है, स्पेन से है कौन, अंतोनिया मानसेरेत, जो 1536 से लेकर 1600 के बीच में आया था। चाहे जीवन रेखा हो। 17वीं सदी 1626 से लेकर 1631 के बीच में भारत में बिताए वर्ष। महमूद वली वल्खी ये भारत में बिताए थे। 1600 से लेकर 1667 के बीच में पाटर मुंडी इंग्लैंड से। 1615 से लेकर 1689 के बीच में जइयो बेप्टिस्ट तेवर्नियार जो फ्रांस से आए थे। 1620 से लेकर 1688 फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था। तो ये सब समय है, और ये सब बाकी जो क्वेश्चन है ये आपको तो यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, सब क्वेश्चन आपको बुक के अंदर से पूछा जाता है। लेकिन इसको एक बताता हूँ, किताब अल हिंद पर एक लेख यहाँ पर लिखना है। हिंदुस्तान की किताब पर एक लेख आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है। जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी के व्याख्या पर चर्चा कीजिए। कि अल बिरूनी जाति व्यवस्था के व्याख्या पर वो क्या बोलते हैं। तो ऊपर बताया ना कि काम करने के अनुसार अलग अलग संगठन था, जाति नहीं था। लेकिन हमारे देश के अनेकों प्रकार के ऐसे पढ़े लिखे लोग जिनको बांटने का शौक था, उन्होंने समाज को जाति के रूप में बांट दिया। तो जो समूह संगठन था उसको जाति के रूप में इन लोगों ने परिवर्तित कर दिया। लोगों ने सिर झुकाकर जय जय राम जय जय सिया राम करके उनको मान भी लिया था। तो लोगों का क्या है भैया, लोग तो अंधविश्वासी हैं, जो उनको बोल दिया जाएगा वही एकदम सुअर लेखा डकरते रहेंगे, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। आपको भी जो बताया जाएगा आप भी वही बोलोगे, आप दूसरा कुछ नहीं बोल सकते थे। आपको जो भी ज्ञान आपको स्कूल से मिले, कोचिंग से मिले, चाहे बुक से मिले, आप भी वही बोलोगे। कोई आसमान से निकला हुआ शब्द आप नहीं बोल सकते हो। इसके अगले अध्याय को हम पढ़ेंगे भक्ति सूफी परंपराओं के बारे में, जिसमें सूफी संतों के बारे में खूब बढ़िया से जानकारी दिया गया है। ऐसे देखा जाए तो मुसलमानी कल्चर एक तरीके से बोला जा सकता है उसको। आपको कुछ भी दिक्कत है, डाउट है, बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।